जी हां, 10 मासूमों की मौत का गुनहगार कौन? यूपी के झांसी से यह खबर सामने आई, जहां बीती रात झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई। शिशु वार्ड में लगी आग जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। 37 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तो यूपी के झांसी का पूरा मामला है और अब इस पर योगी सरकार काफी सख्ती से एक्शन लेने के मूड में है। 12 घंटे में पुलिस के वरीय अधिकारियों को कहा गया है कि पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए। तो देखिए, बहुत दुखद घटना सामने आई है यूपी के झांसी में, जहां 10 बच्चों की मौत हो गई है। झांसी मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कहा जा रहा है अस्पताल में आग लगी। शिशु वार्ड में आग लगी थी, जहां पर छोटे बच्चों को एडमिट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। 37 से ज्यादा बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन अफसोस कि 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका, जिनकी मौत हो गई। तो अस्पताल में आग लगने का पूरा मामला है। शिशु वार्ड में आग लगी थी। झांसी की पूरी खबर है, जिसमें 10 मासूमों की मौत हो गई है और अब योगी सरकार एक्शन में है। 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश पुलिस के वरीय अधिकारियों को दिया गया है। तो बीती रात करीब 10:30 बजे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बड़ी दुर्घटना हुई। हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और 10 मासूमों की मौत हो गई। निको की खिड़की तोड़कर 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एनआईसीयू की खिड़की को तोड़कर। और आग लगने की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में भगदड़ जैसे हालात बन गए। हर तरफ चीख और पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कमिश्नर, डीएम और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और हालात को संभाला है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बच्चों के परिजन भी वार्ड के पास ही मौजूद थे। पीड़ित परिजनों ने क्या कहा है, ये सुनिए। सर, डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं की है। डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्होंने बच्चा नहीं बचाया सर। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चन को जलने नहीं देंगे। हम चाहे खुद जल जाते लेकिन बच्चा बचाते सर। हमारा बच्चा उसी वार्ड में भर्ती था। हमारा नाम बुला हमारे बच्चे का। हम वहाँ अंदर गए कि डॉक्टर आए होंगे। जब हमने वहाँ देखा कि आग लग चुकी है, नर्सें सब बाहर निकलने लगी, तो हमने जाके कहा कि आग लग गई। हम चिल्लाए। हमने जाके वहाँ कम से कम 20-25 बच्चों को बाहर निकाला। बाहर की खिड़की तोड़ी। हम क्रेटों को लेके आए, जो क्रेटों में बच्चे रखे रहते हैं, उनको बाहर की खिड़की से बाहर किया। कुछ अंदर से बच्चे निकाले। नर्सें सारी भाग चुकी थी। उनका एक व्यक्ति था जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके गया था, वो झुलसा है और वहाँ कोई नहीं था। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर है, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान भी दिया। ये लापरवाही नहीं बल्कि दुर्घटना है। ब्रजेश पाठक ने कहा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई भी होगी। 7 मृत बच्चों की शिनाख्त हो गई है। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से जुड़ी बड़ी बातें कौन सी हैं, इसकी डिटेल जल्दी से आपको बता देते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में रात करीब 10:30 बजे लगी आग, जिसमें शिशु वार्ड में आग लग गई और 10 बच्चों की मौत हो गई। देखिए, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। रात करीब 10:30 बजे की ये घटना है, जब शिशु वार्ड में, जो कि एनआईसीयू बोला जाता है, वहां पर आग लगी, जहां छोटे बच्चों को एडमिट किया जाता है। इस पूरे वार्ड में कुल 54 बच्चे भर्ती थे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब सूचना मिली, शिशु वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया,
जिसमें 37 बच्चों को बचा लिया गया। कमिश्नर और डीएम भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कमिश्नर डीएम को ही जांच करने को कहा गया है, जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटे के भीतर कहा गया है कि पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। कमिश्नर डीआईजी को सौंपी गई है जांच और 12 घंटे में आएगी जांच रिपोर्ट और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे जांच रिपोर्ट को देखेंगे और जिसकी भी लापरवाही होगी या जो भी वजह रही होगी उचित कार्रवाई करेंगे। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के साथ, उनसे बात करते हैं। पुनीत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 10 छोटे बच्चों की मौत हो गई जो कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए जिनके परिजनों ने उन्हें भर्ती कराया था। 37 बच्चों को तो बचा लिया गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की प्रमुख वजह। अभी तक जो जांच हुई है, शुरुआती जांच, उसमें क्या पता चल पाया है? ये झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें अभी तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। 17 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले में 37 बच्चों को बचा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनआईसीयू का वार्ड है उसमें जो गंभीर बच्चे होते हैं उनको एनआईसीयू वार्ड में अंदर की तरफ रखा जाता है और जो कम गंभीर बच्चे होते हैं उनको बाहर की तरफ रखा जाता है। तो जब ये आग लगी तो जो बाहर की तरफ वाले बच्चे थे उनको बचा लिया गया, 37 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था वहां से, लेकिन जो अंदर बच्चे थे उन तक फायर की टीम उस वक्त लोग भी नहीं पहुंच पाए कि उनको बचा पाते और इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं जिसमें एक शासन स्तर की जांच होगी, दूसरा जो लोकल प्रशासन है डीएम, एसएसपी, डीआईजी ये लोग जांच करेंगे और तीसरा जो है मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों का बुरा हाल है रो रो कर, क्योंकि बच्चे जो थे वो नवजात बच्चे थे, कुछ की जो जन्म है वो 2 दिन पहले हुआ था और उनका इलाज चल रहा था। बच्चे इस दुनिया में आए थे दुनिया देखने, लेकिन इस हादसे का शिकार हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये हादसा है या फिर किसी की लापरवाही का नतीजा। सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में इसका अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट भी हुआ था और जून में बताया जा रहा है कि बाकायदा मॉक ड्रिल भी हुई थी। समय समय पर मॉक ड्रिल ऐसे मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में की जाती रही है। तो जून में इसका बाकायदा एक मॉक ड्रिल भी हुई थी, लेकिन वही सवाल है कि क्या इसकी वजह शॉर्ट सर्किट है या फिर लापरवाही। लेकिन वजह कुछ भी हो, फिलहाल 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और इस 10 बच्चों की मौत से परिवार पर भी बहुत गहरा असर पड़ा हुआ है। माएँ हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है बच्चे जो कि अभी अभी इस दुनिया में आए थे वो इस दुनिया से असमय रो हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद है और पूरा जांच की जा रही है कि बिल्कुल पुनीत, 12 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। और सही बात है, लापरवाही हो या फिर जो भी वजह रही हो, बहुत ही बड़ी और दुखद ये घटना है जिसमें 10 मासूमों की मौत हो गई है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया है कि 7 मृत बच्चों की शिनाख्त तो हो गई है, लेकिन 3 मृत बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके बारे में कोई जानकारी, क्या सभी बच्चों की शिनाख्त हो पाई है? देखिए, 10 बच्चों की मौत हुई है। आनन फानन में जो बच्चे हैं उनको जो बचे हुए बच्चे थे उनको अलग एक वार्ड में शिफ्ट किया गया जहां इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बच्चों की शिनाख्त हुई है तो 3 लाशें अभी भी अपनी पहचान के लिए तरस। जो हालिया तौर पर सामने आ रहा है वो भी एक बड़ी घटना ये भी है कि कुछ बच्चे बदल गए हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जिनके लड़की हुई थी उनको लड़के मिल गए हैं और जिनको लड़के हुए थे उनको लड़की मिल गई है। तो ये अभी एक अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि 54 बच्चे अंदर मौजूद थे, नवजात बच्चे थे, बाकायदा टैग उनका होता है, उनकी एक अपनी पहचान होती है। लेकिन जब ये पूरा मामला हुआ, आग एनआईसीयू वार्ड में लगी, तो जो बच्चा जिसके हाथ लगा उसको बाहर की तरफ लेकर के आए। तो ऐसे में बच्चों की अदला बदली की। बिल्कुल पुनीत, कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इधर झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग पर डीएम और सीएमएस ने क्या कहा है, यह आपको सुनाते हैं। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क
हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। और वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने मामले की जांच और पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देखिए, बड़ी अफसोसनाक खबर है। मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई, इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी, वो कारण तो बाद में पता चलेंगे। एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके लिए अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, विपक्षी पार्टियां भी कई तरीके के सवाल उठा रही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्या अस्पताल में बदइंतजामी थी? शुरुआती तौर पर जब आग लगी तो क्या अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे कि आग पर फौरन काबू पाया जा सके? आग इतनी ज्यादा बढ़ती ही नहीं, फैलती ही नहीं? देखिए, किसी भी घटना के बाद राजनीति होना एक आम बात हो चली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एनआईसीयू वार्ड में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, अगर उसमें आग लगी, उसमें स्पार्क हुआ और ऑक्सीजन की वजह से आग जो है वो काफी तेजी से जाती है। एनआईसीयू वार्ड में नॉर्मली जो लोग होते हैं वो काफी कम होते हैं। बच्चों को इन्फेक्शन के बचाने के लिए उस वार्ड में बिल्कुल उसको एकांत में रखा जाता है, उसमें किसी की एंट्री नहीं होती है। आग बताया ये जा रहा है कि जब धुआं बाहर की तरफ निकला तब स्टाफ का, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, उसको तब वो धुआं नजर आया और तब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जाहिर तौर पर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट हुआ तो ऑक्सीजन की वजह से आग काफी तेजी से फैलती है, तो ऐसे में आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल भी होता है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हर फ्लोर पर रखा जाता है। अब सवाल यही आ रहा है, जो जांच की जाएगी कि अगर इस तेजी से आग फैली तो क्या आग को फैलने से रोका जा सकता था? क्या वहां पर कोई एक्सपर्ट मौजूद था जो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा सकता था? लेकिन जब आग तेजी से फैली तो उसके साथ ही साथ अफरा तफरी भी फैली। तो क्या अफरा तफरी की वजह से बच्चों को बचाने में देरी हुई? फायर ब्रिगेड का इंतजार किया गया कि फायर ब्रिगेड आएगी तब आग बुझाएगी, क्योंकि आग काफी तेजी से फैल चुकी थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे गंभीर थे, जो अंदर की तरफ एनआईसीयू में भर्ती थे, उन तक लोग नहीं पहुंच पाए और आग काफी तेजी से एनआईसीयू वार्ड के अंदर फैली थी। अब सवाल यही उठ रहा है, जो कि जांच के बाद क्लियर होगा कि ये मानवीय हादसा था, मानवीय लापरवाही थी या फिर हादसा था। लेकिन जिन घरों का चिराग जलने से पहले बुझ गया है, उन परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। माओं के आंसू जार जार बह रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, चीख पुकार मची हुई है। 10 नवजात बच्चों की लाशें सामने पड़ी हों तो सोचिए उनके परिजनों का कलेजा फट उठता है। जो लोग अस्पताल में उस वक्त मौजूद थे बिल्कुल सन्न रह गए, उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है इतना बड़ा हादसा दे करके, क्योंकि मासूम बच्चों से हर कोई प्यार करता और उनकी जलती हुई अगर उनको जलता हुआ अगर कोई देखेगा, उनको दम घुटता हुआ देखेगा। बिल्कुल पुनीत, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा मामला है। ये घटना जो है वो बेहद दुखद है। चीख पुकार मच गई अस्पताल में और ये देखिए परिजन जो नजर आ रहे हैं आपको कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई इस पूरी घटना में। हालांकि 37 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। देखिए कैसे परिजन जो हैं वो दर्द से बिलख रहे हैं। छोटे छोटे नवजात बच्चे कैसे इस पूरी दुर्घटना में, हालांकि 37 से ज़्यादा बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। देखिए कैसे परिजन जो हैं वो दर्द से बिलख रहे हैं। छोटे छोटे नवजात बच्चे कैसे इस पूरी दुर्घटना में
उनकी मृत्यु हो गई है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिशु वार्ड में आग लगी। NICU जो कि अस्पताल के भीतर होता है, जहां नवजात बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया जाता है, उसी जगह पर आग लगी। बताया जा रहा है कि NICU के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरे NICU वार्ड में फैल गई। यही वजह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची, आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखिए, कमिश्नर DIG पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं और 10 नवजात की मौत हो गई इस पूरे मामले में। पुनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरी घटना के बारे में जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। DIG कमिश्नर को कहा गया है पुनीत कि इस पूरे मामले की फौरन इन्वेस्टिगेशन करें और सिर्फ 12 घंटे का समय उन्हें दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपे कि आखिर किस वजह से इस अस्पताल में आग इतनी ज्यादा फैल गई। क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का? जांच कैसी चल रही है? देखिए, जैसे ही ये आग और इस हादसे की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली थी, वो फौरन एक्शन में आए थे। पल पल की रिपोर्ट लगातार वो अस्पताल प्रशासन से ले रहे थे। जो मौके पर मौजूद DIG थे उनको भेजा गया था, कलानिधि नैथानी को भेजा गया था। इसके अलावा कमिश्नर, SSP, सभी लोग DM वहां पर मौके पर मौजूद थे। डायरेक्ट CM योगी पूरी चीजों पर नजर रखे हुए थे। एक एक चीज का दिशा निर्देश दिया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को आग में से बचाया गया था, जो उसके बाद बीमार भी थे, उन सभी के समुचित इलाज की व्यवस्था फौरन कराने का आदेश दिया गया था। और साथ में क्योंकि इतना बड़ा यह हादसा हो गया तो उसका कड़ाई से इंस्पेक्शन करने का आदेश भी दिया गया था। इसीलिए महज 12 घंटे का जो समय सीमा है, डेडलाइन थी, उसको CM योगी ने तय किया। और इस खास तौर से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, उनको भी भेजा गया था ताकि वो भी अपने पूरे मामले की जांच करें, उस जांच रिपोर्ट को भेज दें। रात में लखनऊ से डिप्टी CM चले थे और अब झांसी पहुंच चुके हैं और जिन्होंने साफ कह दिया है कि इन जांच के बाद क्लियर कोई दुर्घटना थी, जो भी होगा, अगर की लापरवाही होगी तो उसको भी सजा दी जाएगी। उसका पूरा जो भी और प्रक्रिया होगी तो उसको किया जाएगा। फिलहाल जो 3 स्तरीय जांच की जा रही है, यानी शासन स्तर पर जांच की जा रही है, लोकल प्रशासन स्तर पर जिसको DIG हेड कर रहे हैं, और तीसरा जो मजिस्ट्रेट जांच है, तीनों जांचें शुरू हो चुकी हैं। लगातार अधिकारी बिना सोए मौके पर मौजूद हैं। एक एक लोगों का बयान लिया जा रहा है। जो भी इस अस्पताल और खासतौर से NICU वार्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। चश्मदीदों से बातचीत की जा रही है, परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिजन काफी ज्यादा गमगीन है, शोक संतप्त हैं। तो ऐसे में अब एक तरफ जांच की जा रही है और दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की ओर से NICU वार्ड की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों पर होती है, उनकी ओर से कोई बयान सामने आया, कुछ कहा गया है? किसने देखा पहली बार जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी और आग ने देखते ही देखते पूरी NICU को अपनी चपेट में ले लिया? देखिए, जाहिर तौर पर जब आग लगी और इस पूरे मामले में आग काफी तेजी से फैली तो सबसे पहला जो काम था उन बच्चों को बचाना था। बच्चों को बचाने के बाद, आग पर काबू करने के बाद ये तमाम चीजें, जो इन्वेस्टिगेशन था वो शुरू हुआ था। चश्मदीद एक एक करके सामने आए। खासतौर से जो परिजन थे बच्चों के, वो लोग सामने आए। उन्होंने बताया, आंखों देखा कि किस तरीके से उनको पता लगा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब मौके पर पहुंचे तो धुआं निकल रहा था, आग काफी तेजी से फैली हुई थी, कोई भी अंदर जाने लायक नहीं था। फायर ब्रिगेड की 6 टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद को आग को बुझाया गया। तो चश्मदीद जो काफी है, जो वहां पे अटेंडेंट्स थे, वो काफी इंपॉर्टेंट, या फिर सभी का बयान अब पूरे मामले में लिया जाएगा। इजरायल ने 2 देशों में बमबारी की है। लेबनान और सीरिया में हवाई हमले किए गए। बेरूत में 2 चरणों में भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। सीरिया में हथियार रूट का पुल भी ध्वस्त हो गया है इन हमलों में। तो इजरायल के हमले से लेबनान 24 घंटे में बुरी तरह से दहल रहा है। इजरायली एयरफोर्स बेरूत से लेकर बेका वैली और बालबेक में जबरदस्त हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। 24 घंटे में इजरायल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। लेबनान की धरती पर विनाश का नया दौर तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने फिर से नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह का यह हमला सफल भी हो गया है। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन से नेतन्याहू को दहला दिया। इसके बाद इजरायली सेना इतना भड़क गई कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत को समतल करना शुरू कर दिया। बेरूत के दाहिया में विनाश का नया दौर शुरू हो चुका है। नाबीशिया में हिजबुल्लाह पर जबरदस्त प्रहार। आईडीएफ ने इतने बम और मिसाइलों की बरसात की कि दक्षिणी लेबनान में जलजला आ गया। लेबनान की धरती पर विनाश का ये चक्रवात तब आया जब हिजबुल्लाह ने तीसरी बार नेतन्याहू के घर पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर को टारगेट किया। इस बार हिजबुल्लाह का ड्रोन घर के लॉन में जाकर गिरा। इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सीज कर दिया। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि हमले में नेतन्याहू के घर को कितना नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ बेंजामिन और उनकी पत्नी बंकर में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। हिजबुल्लाह ने सिर्फ नेतन्याहू के घर को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि इजरायली सेना के कई बेस और शहरों को भी दहला दिया। उत्तरी और मध्य इजराइल में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने इजराइल के इंटेलिजेंस बेस को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस के पास कई धमाके किए। एकर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के शरागा बेस पर हमले किए। किरियात बालिक में हिजबुल्लाह के सभी ड्रोन हमले कामयाब हो गए। इजराइल के नाहरिया में धमाकों के बाद 3 इमारतें बर्बाद हो गई। हिजबुल्लाह के हमले में गोलानी ब्रिगेड के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट इवरी डिक्सन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के आक्रमण से इजराइल में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। अड़तालीस घंटे के अंदर आईडीएफ के 14 सैनिक मारे जा चुके हैं। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के हमले से उत्तरी इजराइल में 37 नागरिकों की जान चली गई। इजराइल में इतना बड़ा नरसंहार इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। कैसारिया में नेतन्याहू के घर पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद इजरायल ने इस घर की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का सुरक्षा सिस्टम लगाया था। इसके तहत 5 लेयर का सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया था। दूसरी लेयर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है। तीसरी लेयर में इजरायल ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को लगा रखा है। चौथी लेयर में इजरायल की ड्रोन गन आर्मी मुस्तैद है। 5वीं और अंतिम लेयर में ड्रोन के काल ड्रोन किलर लेजर है। इतना जबरदस्त सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर को हिट करने में कामयाब हो गया और इस तरह एक बार फिर से इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा। सूत्रों के मुताबिक इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं
क्योंकि हिजबुल्लाह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के इंजीनियर अलग अलग देशों से मिल रहे उपकरणों को जोड़कर हथियार बना रहे हैं। हिजबुल्लाह इन्हीं हथियारों से हमले कर रहा है। इसे इजरायली एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, इजरायल में नरसंहार हुआ तो आईडीएफ ने लेबनान में ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया। लेबनान में इजरायल के हवाई हमले देर शाम शुरू हुए, जो अब तक जारी है। चौदह नवंबर को देर शाम इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ा हमला बेरूत के दाहिया में किया। दाहिया में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी यूक्रेन के लिए संकट के तौर पर देखी जा रही है। यूक्रेन और यूरोप के देशों में आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन सहित नाटो के लिए भी सामरिक समर्थन घटा सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन और उसके समर्थक यूरोपीय देशों ने रूस से बचने का प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की की कोशिश ट्रंप को मनाने के साथ साथ सरेंडर से बचने की है। इसके साथ ही यूरोप के कई देशों ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देखिए यूरोप में क्या सैन्य गतिविधि हो रही है और रूस इनके खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है। 20 जनवरी से शुरू होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को क्रेमलिन उम्मीदों से देख रहा है, तो पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और उसके कई समर्थक देश आशंकाओं से घिरे हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम चाहते हैं और इसके लिए यूक्रेन पर अपनी संप्रभुता से समझौता करने का दबाव भी बनाया जा सकता है। ट्रंप के इस कदम से रूस का साम्राज्य भी बढ़ेगा और रूसी सेना का मनोबल भी। यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि रूस ये मानकर चले कि भविष्य में युद्ध छेड़ने के बाद भी समझौता उसकी शर्तों पर हो जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन भी ये चाहता है कि रूस के कब्जे में जा चुके उसके इलाके उसे वापस मिले और इसी शर्त पर वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के समाधान और यूक्रेन के भविष्य के लिए वो नए प्लान को जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नए एक्शन प्लान के 10 पॉइंट अगले हफ्ते जनता के सामने रखे जाएंगे। इस प्लान में यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। इसके साथ ही ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका लक्ष्य यूक्रेन में हथियार उत्पादन शुरू करना है ताकि सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बना जा सके। यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के समर्थन में हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन को हथियारों के साथ तकनीक ट्रांसफर भी की जाए और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण शुरू हो सके। यही एक मुद्दा है जिससे रूस भड़का हुआ है और माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की तकनीक ट्रांसफर पर सहमत नहीं होंगे, बल्कि वो हथियारों की आपूर्ति भी तभी जारी रखेंगे जब यूक्रेन ट्रंप की युद्ध विराम योजना से सहमत हो। ज़ेलेंस्की भी इस बात से वाकिफ हैं और इसीलिए बाइडेन प्रशासन से रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की बातचीत तेज कर दी है।
यूक्रेन के विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से ब्रसेल्स के दौरे पर इस मामले में सकारात्मक बातचीत हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा की ब्रसेल्स में ब्लिंकन से मुलाकात हुई। ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि वो निश्चित समय पर यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। इस साल के अंत तक हथियार आपूर्ति के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों का भरोसा भी दिया है। अगर पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिलती है तो इससे जंग भड़कना तय है। रूस के साथ जंग छेड़ने के लिए यूरोप के देश इस मुद्दे पर सहमति जताने लगे हैं और यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट होने लगे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल देने का वादा किया है। इसके साथ ही फ्रांस में यूक्रेन के 4500 जवानों का सैन्य प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जवानों की इस ब्रिगेड को एनए ऑफ कीव नाम दिया गया है। इन जवानों को इन्फेंट्री, आर्टिलरी और मिलिट्री इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी गई है। अगले हफ्ते से ये ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर उतारी जाएगी। अमेरिका की बाइडेन सरकार और यूरोप के देश रूस के साथ यूक्रेन की जंग जारी रखना चाहते हैं ताकि भविष्य के सबसे बड़े खतरे को कमजोर किया जा सके। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन फोर्स बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ परमाणु हथियारों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। आने वाली ट्रंप सरकार को इस मिशन को और तेज करना चाहिए। बाइडेन के इस रुख से माना जा रहा है कि जनवरी में ट्रंप की वापसी से पहले पहले यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस के खिलाफ बड़ा परमाणु एक्शन कर सकते हैं। 14 नवंबर को ही सुपर प्राइम टाइम में टीवी9 भारतवर्ष ने बताया था कि कीव में प्लूटोनियम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और सरेंडर की नौबत आने से पहले ही इसका रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के इस रुख से भड़के रूस ने यूरोप में सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। रूस का एक जासूसी युद्धपोत आयरिश सागर में आइल ऑफ मैन के आसपास गश्त लगा रहा है। ब्रिटिश नेवी के P-8 पोसाइडन विमान इस पर नजर रखे हुए हैं। रूसी पोत सागर तल पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर सहित यूनाइटेड किंगडम के नेवल ठिकानों की जासूसी कर रहा है। इसके साथ साथ रूस ने कैस्पियन सागर में ड्रिल शुरू कर दी है। रूस के मैरीटाइम बोर्ड चेयरमैन निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि कैस्पियन सागर रूस के लिए सामरिक तौर पर अहम है। इस सागर में नाटो सेनाओं का प्रवेश रूस नहीं होने देगा। सितंबर के महीने में भी रूस ने यहां ओशन 2024 ड्रिल की थी। रूस ने करीब करीब अपने सभी परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर दिया है। यूक्रेन के हमलों से परिस्थितियां बिगड़ी तो पुतिन परमाणु युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। जनवरी से पहले पुतिन यूक्रेन में बड़ी जीत की कोशिश में है। यूक्रेन पर हर दिन 90 से 100 ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कोशिश है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन रूस को ड्रोन सप्लाई करने वाला ईरान खुद युद्ध की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन की कमी अब पुतिन के दूसरे मददगार किम जोंग पूरा करेंगे। किम ने नॉर्थ कोरिया में अपने आत्मघाती ड्रोन का टेस्ट लिया है और बड़े पैमाने पर इसके प्रोडक्शन का आदेश दिया है। बड़ी मिसाइलें नहीं बल्कि छोटे से ड्रोन को देखकर ताली बजा रहा था किम जोंग।
नॉर्थ कोरिया में अचानक किम जोंग ने अपने आत्मघाती ड्रोन की ताकत को परखा है। नॉर्थ कोरिया से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। किम अपने ड्रोन की शक्ति को देखने खुद एक वीरान इलाके में पहुंचा था। एक्सपर्ट्स का दावा है कि नॉर्थ कोरिया में हो रहे इस टेस्ट का सीधा कनेक्शन रूस यूक्रेन की जंग से है। रूस यूक्रेन जंग में शुरुआत से ही ड्रोन की एंट्री हो गई थी। पुतिन के कीव मिशन को ड्रोन की ताकत ने ही नाकाम किया था और उसके बाद ईरान से कामिकाजी ड्रोन की कई खेप मॉस्को भेजी गई। लेकिन अब पुतिन की डिमांड को पूरा करने में एक और देश शामिल हो गया है। यह है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग ने अपने नए कामिकाजी ड्रोन का कई तरह से टेस्ट किया। किम ने ड्रोन का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश दिया है। किम जोंग अगले चंद दिनों में कई ड्रोन बनाने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग रूस के लिए ड्रोन बनवा रहा है। घातक मिसाइलों को पसंद करने वाला किम जोंग का ध्यान अचानक कामिकाजी ड्रोन की तरफ क्यों गया, इसको लेकर कई दावे हैं। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि सेना को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन बेहद जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन ने किम जोंग को ड्रोन प्रोडक्शन करने के लिए कहा है। ट्रंप की जीत के बाद रूस को आत्मघाती ड्रोन की भारी जरूरत है। यूक्रेन पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले की प्लानिंग की गई है। विशेषज्ञों के इस दावे में दम भी है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव खत्म होने के साथ ही यूक्रेन में लगातार आत्मघाती ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से ड्रोन हमले में 44% की तेजी आई है। 7 दिनों में यूक्रेन पर 641 ड्रोन से हमला किया गया है। एक दिन में 91 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। रूस का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से खत्म करना है। ईरान इन दिनों खुद इजराइल से युद्ध करने की तैयारी में है। इसीलिए रूस को ईरान से ड्रोन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दावा है कि अब पुतिन ने अपने दूसरे मददगार यानी किम जोंग से ड्रोन की डिमांड की है। 1 अक्टूबर से नवंबर तक यूक्रेन में 2286 ड्रोन हमले हुए, यानी अक्टूबर में यूक्रेन पर हर दिन 64 ड्रोन हमले हो रहे थे। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद से हर दिन 100 ड्रोन हमले होने लगे हैं। 10 नवंबर को यूक्रेन पर 145 ड्रोन से हमले किए गए। रूस से डिमांड आते ही किम जोंग ने सबसे पहले कामिकाजी ड्रोन का टेस्ट किया। ड्रोन से गाड़ी और टैंक पर हमले करके परखा गया। इसके बाद ही किम जोंग ने बड़े लेवल पर ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दिया है। अपने सैनिकों को भेजकर किम जोंग ने साबित कर दिया है कि वो रूस की हर मदद को तैयार है। किम जोंग ने रूस को मिसाइलों की सप्लाई भी की थी, लेकिन एक साथ कई ड्रोन लॉन्च करके यूक्रेन के एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजरायली संहार के खिलाफ अब पूरी दुनिया में आक्रोश बढ़ गया है। एम्स्टर्डम के बाद फ्रांस में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांसीसी जनता इजरायली नागरिकों तक का विरोध कर रही है। दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा यूएन में हुई वोटिंग से लगता है, जहां 176 देशों में से 170 देशों ने इजरायल के खिलाफ वोट डाला। 13 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। गाजा के 80% हिस्से को इजरायल राख बना चुका है, लेकिन अब भी इजरायली फाइटर जेट से बरसता बारूद थम नहीं रहा। गाजा में न सिर्फ बमबारी जारी है, बल्कि इजरायल पर युद्ध के नियमों को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल के खिलाफ दुनिया में ग्लोबल आक्रोश शुरू हो चुका है।
दुनिया भर के देश उसके खिलाफ खड़े हैं। नेशंस में गाजा के अधिकारों को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें करीब 176 देशों ने हिस्सा लिया। 170 देशों ने गाजा के समर्थन में वोट दिया। सिर्फ 6 देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल के पक्ष में वोट दिया। इन 6 वोटों में एक इजराइल का वोट था, जबकि एक उसके करीबी अमेरिका का वोट शामिल था। दुनिया भर के मुल्क न सिर्फ यूएन में इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि इन देशों में लोग भी इजरायलियों के विरोध में उतर आए हैं। एम्स्टर्डम में हजारों लोग बीते 3 दिनों से इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में पोस्टर्स के जरिए इजराइल के नरसंहार का विरोध और गाजा को उसकी स्वायत्तता दिए जाने की मांग की जा रही है। एम्स्टर्डम के बाद फ्रांस में भी इजराइल के विरोध का विस्तार हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि फ्रांस के लोग इजरायली बाशिंदों तक का विरोध कर रहे हैं। ये पेरिस की तस्वीरें हैं, जहां रात के वक्त कुछ फ्रांसीसी लोग एक इजरायली शख्स को दौड़ाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आकर इसे बचाया। फ्रांस में चल रही पेरिस नेशन लीग के दौरान भी इजराइल का विरोध देखने को मिला। मैच से पहले जब इजराइल का राष्ट्रगान शुरू हुआ तो लोग वोटिंग करते देखे गए। दरअसल पेरिस नेशन लीग में इजराइल और फ्रांस का मैच था। इस दौरान स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा खाली दिखा। इजराइल समर्थक एक कोने में बैठे थे, जिनकी फिलिस्तीन समर्थकों के साथ जबरदस्त झड़प हुई। हाल ही में ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में भी इजराइल के ज्यादतियों का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में गाजा की 90% आबादी को घर छोड़ना पड़ा है। 79% लोगों को इजराइल ने जबरदस्ती उनके शहरों से खदेड़ा। सिर्फ बीते 5 हफ्तों में 1,30,000 लोगों का विस्थापन हो चुका है। 70% आबादी भूख से तड़प रही है। इजराइल के खिलाफ न सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने देश में भी विरोध शुरू हो गया है। बेंजामिन सरकार के मंत्रियों को बदलने की मांग उठने लगी है। दरअसल इजराइल के मुख्य न्यायाधीश ने बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र लिखा है। इस पत्र में इतामार बेन ग्विर के मंत्रालय पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। दरअसल बेन ग्विर पर अक्सर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयान देने के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वजह से ये मांग की गई है। हालांकि इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ये दीर अल बलाह की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने शरणार्थी कैंप पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल न सिर्फ गाजा बल्कि वेस्ट बैंक को भी खंडहर बनाने का मिशन शुरू कर चुका है। इजरायली बुलडोजर वेस्ट बैंक की तरफ सड़कों को उखाड़ रही हैं।